दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव यानी 2024 का लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचा है। 7 चरणों के मतदान था और 7 चरणों में से 6 चरण के मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब हम अंतिम चरण में हैं, यानी 1 जून को, आने वाली 1 जून को 7वें और अंतिम चरण का मतदान होगा और उसके बाद पूरे देश की निगाहें 4 जून पर होंगी, जब इन चुनावों का नतीजा देश के और दुनिया के सामने आएगा। अगर इस 7वें चरण की बात करें तो इस 7वें चरण में कुल मिलाकर 8 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों के चुनाव है और यूं तो हर चरण जो है लोकसभा चुनाव में हर चरण बहुत महत्वपूर्ण होता है, खास होता है, लेकिन ये जो 7वां चरण है ये कुछ ज्यादा ही खास है। ये इसलिए खास है क्योंकि इस 7वें चरण में लोग अपने प्रधानमंत्री के लिए वोट करेंगे, यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा चुनाव क्षेत्र काशी, वाराणसी, यहां की जनता को भी अपना मतदान करने के लिए मौका मिलेगा। यूं तो इन 57 सीटों में उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 13 लोकसभा सीटें हैं और इन 13 लोकसभा सीटों में कई वीआईपी सीटें कही जा सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैंने जिक्र किया, महेंद्र नाथ पांडे केंद्रीय मंत्री, अनुप्रिया पटेल और इसके अलावा गाजीपुर की सीट भी बेहद खास यहां पर मानी जाती है कई कारणों से। तो इसलिए ये जो 13 सीटों का जो चुनाव है ये अपने आप में बहुत खास होने वाला है और आज हम इन 13 सीटों की तो बात करेंगे, लेकिन साथ साथ उस एक वीवीआईपी लोकसभा सीट की भी बात करेंगे जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं। जी हां, इस वक्त मैं काशी में मौजूद हूं, वाराणसी में मौजूद हूं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र है और काशी के बारे में यह कहा जाता है कि काशी तो अविनाशी है और काशी में किसी की सत्ता नहीं चलती, सिर्फ एक की सत्ता चलती है और जिनकी सत्ता चलती है वो डमरू वाले हैं। इसीलिए जोर से मेरे साथ बोलिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो ये जो हर हर महादेव की जो गूंज है, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि हम काशी में हैं और काशी में हम इन 13 सीटों की भी बात करेंगे और खास हम वाराणसी लोकसभा सीट की भी बात करेंगे। काशी में इस वक्त जहां पर हैं ये भी बहुत खास जगह है। वैसे तो काशी को, बनारस को घाटों का शहर कहा जाता है और यहां पर लाइन से कई सारे घाट हैं, 80 से ज्यादा घाट हैं, लेकिन इस वक्त जहां हम मौजूद हैं वो नमो घाट है और ये नमो घाट भी बहुत खास है। ये नया बना घाट है लेकिन साथ साथ यहां पर मालवीय पुल भी जाता है, तो कह सकते हैं कि विरासत भी है, विकास भी है, कुछ ऐसा ही है नमो घाट। और मेरे सामने जो आप देख रहे हैं ना, जो तमाम दर्शक बैठे हुए हैं, उनमें काशी के, वाराणसी के तो हैं, लेकिन इसके अलावा मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अन्य राज्यों से आए हैं, काशी में घूमने आए हैं, काशी में महादेव के दर्शन करने आए हैं। तो आज हम यहां पर सब मुद्दों पर बात करेंगे, खुलकर चर्चा करेंगे और सिर्फ ये बता दूं, ये जो 13 लोकसभा सीटें, इनका समीकरण मैं आपको बता दूं। इनमें अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की हम बात करते हैं तो इन 13 सीटों में से करीब करीब 11 सीटें बीजेपी और उनके सहयोगी दलों को मिली थी और 2 सीटें बीएसपी के पास गई थी, यानी समाजवादी पार्टी के खाते में 2019 में कुछ नहीं था। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बीजेपी, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं अपना अपना खम ठोक रही हैं, अपने अपने सबके दावे हैं, लेकिन इन दावों में कितना दम है ये तो जनता बताएगी। लेकिन इन नेताओं के तमाम दावे भी सुन लेते हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं एक एक करके उनका परिचय करवाएंगे जोरदार तालियों के साथ। मेरे साथ पहले मेहमान गौरव मिश्रा जी हैं बीजेपी से, जोरदार तालियों के साथ गौरव मिश्रा जी का स्वागत कीजिए। गौरव मिश्रा जी बीजेपी की तरफ से हैं। मेरे साथ दूसरे मेहमान मोतीलाल यादव जी हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, जोरदार तालियों के साथ समाजवादी पार्टी के जो मेरे साथ मौजूद है प्रवक्ता, उनका स्वागत। मेरे साथ तीसरे मेहमान दिनेश कसोधन गुप्ता जी हैं, बहुजन समाज पार्टी, जोरदार तालियों के साथ दिनेश जी का भी स्वागत। और मेरे साथ चौथे मेहमान डॉक्टर नागेंद्र सिंह हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वाराणसी के ही हैं, काशी की नस नस से वाकिफ हैं, इनका भी जोरदार स्वागत। और अंत में जोरदार स्वागत आप सभी का जो यहां पर आए हैं और काशी की जनता का, क्योंकि काशी के लोग हमेशा एक पैगाम देते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए, खुद अपने लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। चलिए इन तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ही इस शो को शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल बीजेपी के गौरव जी से है। गौरव जी, कुल मिलाकर 13 सीटें और एक सीट तो वो है जिसको विपक्षी भी कहते हैं कि भाई जब वो दावा करते हैं कि 80 में से 79 सीटें जीतेंगे तो वो एक सीट छोड़ देते हैं क्योंकि उनको भी पता है यहां का नतीजा क्या होगा। लेकिन ये जो 13 सीटें हैं
इस बार कह रहे हैं कि पूर्वांचल की हवा कुछ बदली बदली है। आपके लिए बहुत चुनौतियां हैं यहां पर, कैसे देखते हैं इन चुनौतियों को? देखिए, सबसे पहले तो मैं अशोक जी ये कहना चाहूंगा कि ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है और यहां पर भगवान भागीरथ ने गंगा बहाई थी और उसके बाद जो भगवान भोलेनाथ के अंशांश छाया कह सकते हैं छाया अवतार हैं और इसी मां गंगा के पुत्र हैं नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने विकास की गंगा बहाई है और उसी विकास की गंगा के आधार पर हम पूरे उत्तर प्रदेश में 80 के 80 लोकसभा सीटों पर विजय से प्राप्त करेंगे। रही पूर्वांचल की जहां तक बात है 13 सीटों की, पूरा पूर्वांचल विकास की दृष्टि से अछूता था। आज भी 19वीं और 20वीं शताब्दी में जीता था, लेकिन पिछले 10 वर्षों में रोड का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, कनेक्टिविटी का इतना बड़ा विस्तार हुआ है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। चाहे वो वाराणसी प्रयागराज 6 लेन हो, चाहे वो वाराणसी लखनऊ नेशनल हाईवे हो या फिर एक्सप्रेसवे हो पूर्वांचल का, या फिर गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे हो, सभी एक्सप्रेसवे नेशनल हाईवे बन करके तैयार हैं। वहीं काशी जो जीते जी मोक्ष मिल जाता था लोगों को, मरने के समान यहां पर जीवन था, उस काशी को ऐसा कायाकल्प किया मोदी जी ने कि आज जीवन यहां पर लहलहा रहा है और पूरे देश से नहीं बल्कि पूरे विश्व से लोग आज सिर्फ काशी को देखने आ रहे हैं, जीने आ रहे हैं, समझने आ रहे हैं यहां के भौतिक विकास को, यहां के आध्यात्मिक विकास को, यहां के सांस्कृतिक विकास को। तो यहाँ के विकास को लोग देखने आते हैं और यहाँ के विकास की चर्चा तो पूरे देश में होती है, दुनिया में होती है। लेकिन एक बात और बड़ी दिलचस्प है, जैसे मैंने तमाम सीटों की बात की, इनमें एक लोकसभा सीट गोरखपुर की भी है और गोरखपुर इसलिए बहुत अहम हो जाती है क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ जो है वो उनका गृह क्षेत्र है, इसलिए गोरखपुर की सीट भी बहुत खास होती है। और यहाँ पर गौरव जी ने जो दावे किए उन दावों पर हम जनता से भी बात करेंगे, विपक्ष से भी बात करेंगे। लेकिन गोरखपुर का जिक्र चलता है तो मुझे एक बात याद आती है, एक पत्रकार होने के नाते हम लोग आज से 5 या 6 साल पहले हम अक्सर गोरखपुर को एक बार साल में एक बार सुर्खियों में सुनते थे और वह तब सुनते थे जब गोरखपुर में जापानी बुखार से एक एक करके जो है सैकड़ों बच्चों की मौत होती थी और सरकार यहां किसी की भी हो। गोरखपुर के सांसद थे योगी जी, लेकिन उसके बावजूद उनको ये बात सताती थी कि वो गोरखपुर के बच्चों को बचा नहीं पा रहे। लेकिन एक बात जरूर है कि जितना विकास हुआ, मैंने कहा विकास के दावों पर बात होगी, लेकिन गोरखपुर से अब बच्चों की मौत की खबरें नहीं आती। कम से कम ये तो कुछ बदलाव जो है साफ तौर पर दिखता है। और वाराणसी को लेकर मैंने कहा लोग खुद बताएंगे यहां पर क्या विकास हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन मोतीलाल जी उनका दावा है कि बहुत विकास हुआ है और हम मां गंगा के तट पर हैं और गंगा जी में भी बहुत सुंदर सुंदर, मेरे पीछे एक नाव चल रही है, मैं भी काशी का रहने वाला हूं, मैंने यहां पर देखा था कि यहां पर इस तरह से क्या कुछ होता था, लेकिन अब बदला बदला तो दिखता है। तो आपको लगता है ये मुद्दा जो है बीजेपी की एक बड़ी ताकत है, डेवलपमेंट हुआ, ये कहते हैं, दावा करते हैं? विकास एक सतत प्रक्रिया है और पूरे शहर में आप घूम लीजिए, आप काशी के रहने वाले हैं, जब भी प्रधानमंत्री आते और आज के डेट में भी पूरे जिले में, पूरे शहर भर में रंगीन पर्दे से प्रधानमंत्री के विकास को छिपाया जा रहा है। आखिर ऐसा कौन सा विकास है जो पर्दे से छिपाया जा रहा है? और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पांडेपुर से लेकर के बीएचयू तक 1 मीटर कोई भी रोड चौड़ी नहीं हुई है। जो भी विकास है, यहां के ठेकेदारों का विकास है, यहां के नेताओं का विकास है। यहां पर प्रधानमंत्री के रहते न तो एक प्राइमरी स्कूल खुला, न एक इंटर कॉलेज खुला, न एक डिग्री कॉलेज खुला, न एक यूनिवर्सिटी खुला, न एक आईटीआई खोला, न एक पॉलिटेक्निक खोला, न एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, न एक मेडिकल कॉलेज खोला। कौन सा विकास की आप बात करते हैं? गौरव जी जवाब दीजिए। विकास की बात कर रहे हैं ये। अपराध की नर्सरी जो अपने सरकार में चलाते थे, थानों के बल पर जो गुंडई को सींचते थे, वो विकास की बात करेंगे। आज बनारस में विकास दिखता नहीं है, चिल्लाकर बोलता है, चिल्लाकर बोलता है। ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर बनारस में बना। आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, अटल इंक्यूबेशन सेंटर बनारस में बना, पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट बनारस में बना। ईरी के बारे में जानते भी नहीं होंगे। ईरी का इंस्टीट्यूट केवल फिलीपींस में है और दूसरा इसी काशी में प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से खुला है। ऐसे कई इंस्टीट्यूट हैं। महिला पॉलिटेक्निक, अटल विद्यालय, ये सब काशी में खुला है और ये सब काशी में ऑपरेशनल है, चल रहा है। अमूल का कारखाना खुला, यहां से
जो पेरिसेबल कार्गो है, पेरिसेबल जो वेजिटेबल्स हैं, जो सब्जियां हैं, वो विदेशों तक जा रही हैं। आज दुबई में जा रही है, मिडिल ईस्ट में उसकी सप्लाई हो रही है, यहाँ के किसानों की खेती वहां तक पहुंच रही है। ठीक है, ये सब विकास का ही नमूना है। मैं फिर जैसा कि मोतीलाल जी ने खुद कहा था, विकास एक सतत प्रक्रिया होती है और जाहिर सी बात है विपक्ष के अपने आरोप होंगे, सत्ता पक्ष के पास अपने जवाब होंगे, गिनाने के लिए अपने काम होंगे, लेकिन इस पूरे मसले पर मुझे लगता है जो फैसला होता है वो जनता करती है। 1 तारीख को जब यहां पर जनता वोट देगी तो काशी का विकास हुआ नहीं हुआ यह हमें 4 तारीख को नजर आ जाएगा। 2014 से लेकर 2019 तक के आंकड़े हमारे सामने जरूर हैं, लेकिन अभी हम देखते हैं। पर मैं आपसे पूछता हूं दिनेश जी, बहुजन समाज पार्टी की बात करूं तो आपके पास 2 सीटें थी पिछले लोकसभा चुनाव में, लेकिन इस बार बहुत से लोग कह रहे हैं कि बीएसपी चुनाव लड़ ही नहीं रही है या लड़ नहीं रही है, ये क्या वजह है? मतलब मैं दिल्ली से जब मैं चला तो मुझे राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे कि पिछली बार बहुजन समाज पार्टी को 10 सीटें मिली थी, इस बार वो 10 सीटें जो हैं वो ये दोनों पार्टियां बांट लेंगी। इस तरह की लोग बात करते हैं। ये परसेप्शन क्यों बना है बीएसपी को लेकर? ऐसा ये परसेप्शन जो है मीडिया द्वारा बनाया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी इस देश की सत्ता में जिसके पास सबसे ज्यादा वोट है उसका परसेप्शन दिखाया जा रहा है, कुछ नहीं है। यह मीडिया द्वारा बनाया जा रहा है और त्रिकोणीय लड़ाई में बहुजन समाज का जो वोट है वो कोई इधर से उधर कर नहीं सकता। माननीय बहन जी ने इसी काशी की धरती पे सन 2008 में 800 करोड़ रुपया दिया रहा, 3 फ्लाईओवर बना बनारस में, माननीय बहन जी की देन है। बड़े बड़े जो सिविल लाइन शहर में बिछाए गए ये माननीय बहन जी की देन है। आज बनारस के अंदर में मोदी जी के कार्यकाल में कितना जगह सिविल लाइन गया, कि अभी भी आप जाके देख लीजिए सारनाथ में वो पाइप जबकि 8 से 15 साल पहले के रखे हुए, वो कॉलोनियों में सिविल लाइन नहीं जोड़े गए। ये विकास है और हमको इसलिए बदनाम किया जाता है कि हम जो है हमारा वोट बैंक जो है, माननीय बहन जी चाहती हैं कि इस देश में समता स्वतंत्रता बंधुत्व न्याय ये चारों पे आधारित जो दबा कुचला समाज है वो अभी इस देश की मुख्य धारा में है, किंतु यहाँ के मनुवादी लोग अभी भी ये नहीं चाहते हैं कि वो समाज मुख्य धारा में है। उन्होंने मुख्य धारा में लाके दिखा दिया। इस प्रदेश में 4 बार बहन जी ने सरकार चला के दिखा दिया। गुंडों माफियों का अगर किसी ने सफाया किया तो बहन मायावती ने किया, उसकी बल पे हमारी सीट सबसे ज्यादा यूपी में आ रही है। मुझे ये बताइए कि मतलब बहन जी कहाँ हैं, क्योंकि लोग फिर कह रहे हैं बहन जी ने कितनी सभाएं करी हैं उत्तर प्रदेश में, अगर मैं कहूं तो आप ये, क्योंकि बीएसपी तो पूरे देश में चुनाव लड़ रही है, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में कितनी सभाएं बहन जी ने? 2 दिन पहले बहन जी ने मिर्जापुर में लाखों की विशाल जनसभा की, उसके 1 दिन पहले जौनपुर में बहन जी ने किया, उसके 1 दिन पहले उत्तर प्रदेश में कितनी सभाएं की होंगी? पूरे उत्तर प्रदेश की 80 में से 75 जनसभाएं बहन जी ने किया यूपी में, और इसके बाद 15 से 20 ऑल ओवर हिंदुस्तान में किया। बहुजन समाज पार्टी खाली यूपी में नहीं लड़ती है, पूरे 500 मैंने कहा कि आप पूरे देश में कई जगह देश में हमारे हर प्रदेश की राजधानी में अपना कार्यालय है और पूरा संगठन है। मानवर काशीराम के मिशन पे बहन जी ने इस देश को, अगर आपको बस है कि आने वाले दिनों में आपको प्रशासनिक रिजल्ट मिलेगा। 70 साल से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। ये है मोदी की गारंटी। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। यकीन है खुद पर है नाज।
सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल जो हर दिल करे कबूल। सोचा आपको याद दिला दूं कि मोदी के पहले की सरकारों ने अदालतों में घसीट के ले गए हमारे आराध्य को। वोट देने से पहले सोचना जरूर। डॉक्टर नागेंद्र, आपको क्या लगता है, अगर मैं पूर्वांचल की बात करूं, कौन से मुद्दे, अभी काशी पर मैं आऊंगा, लेकिन अगर मैं पूरे पूर्वांचल की बात करूं, कौन से मुद्दे जो है डोमिनेट कर रहे हैं यहाँ? सर, जहां तक हम बात करते हैं इस पूर्वांचल का, तो यह पूर्वांचल कभी जिस ढंग से इसको परिभाषित किया गया था, आज उस पूर्वांचल अपने विकास की यात्रा पर आगे बढ़ी है। उस विकास की यात्रा में चाहे वो शैक्षिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो या सांस्कृतिक रूप से हो, ये तीनों डायमेंशन को उसने बड़ी तेजी से पकड़ा। आज जिस काशी के विकास की बात आप देख लें, जहां हम बैठे हैं, कभी इसे भैंसा घाट के नाम से हम इसको जानते थे। यहाँ पूरे जानवरों का रेला लगता था। आज यहाँ हम कितने सुकून से बैठे हैं। ये तो एक यहाँ है। इसी के बाद जब हम चलते हैं विश्वनाथ कॉरिडोर की जब बात करते हैं, उस कॉरिडोर पर आप चले जाइए तो जहां हम पब्लिक नहीं निकल पाती थी, आज वहां जो इस बनारस में माला फूल वो घड़े बनाने वाले आज वो करोड़ों में बात करते हैं। उनकी व्यवसायिक स्तर ऊंचा उठ गया है। इसी तरह से हम चाहे जिस एरिया में जाएं, चाहे ट्रैफिक प्लान पर हम चले जाएं, तो आज चौमुखी माने चतुर्भुज रोडों की तरफ हम बढ़े हुए हैं। इस पूर्वांचल की जो कनेक्टिविटी थी, जैसे मेडिकल हेल्थ के लिए बात आती थी, आज जैसे बीएचयू के बारे में कहा जाता है कि टाटा बेच दिया, शायद हम उसकी पूरी कल्चर को पढ़ते नहीं है। वो एक्सटेंशन प्लान है। आज भी कैंसर की इलाज बीएचयू के अंदर होती है। जिस ट्रामा सेंटर पर आज हम खड़े होते हैं, आज के 10 साल पीछे चले जाइए, वही ट्रामा सेंटर मलबे का ढेर हुआ करता था। उस ट्रामा सेंटर के बनने के बाद ये विकास की यात्रा आती है। यही गाजीपुर है, जिस गाजीपुर पर ये कभी हमें सुनने को मिलता था कि आज यहाँ छिनैती हो जाएगी, डकैती हो जाएगी, आज वही गाजीपुर हम 4 लेन से जुड़ चुके हैं। इस विकास की जो आगामी योजना सरकार की आ रही है या आएगी, उसमें जो हम समझ पाते हैं कि यह हमें 4 जिले काशी से सीधे कनेक्टिविटी से जुड़ने वाले हैं, जिसमें हम जौनपुर, चंदौली, भदोही, मिर्जापुर और सोनभद्र और बनारस को एक कनेक्टिविटी के साथ जोड़ रहे हैं। ये हमारी विकास की एक सबसे बड़ी है। जो आर्थिक आता है, हम जो विरासत को, जिस विरासत को लेकर के हम लोग हे दृष्टि से देखते थे, हे भावना हमारे समाज में जुड़ी हुई थी, आज उस विरासत से हमें आर्थिक समृद्धि मिल रही है। वह आर्थिक समृद्धि एक जो लोग कहते हैं कि रोजगार रोजगार, अब रोजगार से आप स्वरोजगार की तरफ बढ़ चुके हैं। स्वरोजगार की पर बात करिए। आज जिस हम आईटी की बात करते हैं, जिस मेडिकल की बात करते हैं, यदि हम 2014 के पूर्व की बात करें तो शायद वो 50,000 भी सीटें नहीं मेडिकल के मास्टर डिग्री पर आती थी। मैं सर एक बात कह रहा हूं, क्योंकि मेरा अनुभव हो सकता है, यहाँ के लोग उससे सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, क्योंकि वोट तो आप देंगे, मैं नहीं दूंगा दिल्ली से आकर, तो आपका मत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन मैं एक बात सिर्फ जानता हूं काशी को लेकर, जब मैं कहता हूं कि काशी में इसमें कोई दो राय नहीं कि पहले मुझे अच्छी तरह से याद है, जब हम दिल्ली से आते थे, बाबतपुर हवाई अड्डे से शहर तक आने में कम से कम 1.5 से 2 घंटा लगता था। लेकिन आज जो है, आप 20 मिनट के अंदर बाबतपुर हवाई अड्डे से, यहाँ लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहना चाहिए, अब वो शास्त्री जी यहाँ के थे। और एक बात और, काशी के बारे में मैं आऊंगा, बताऊंगा, लेकिन एक तो वो बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज है। और जो है आपने पूर्वांचल की बात कही ना, पूर्वांचल को लेके कहा जाता था पिछड़ा इलाका है। उसकी पूरे देश में ऐसी छवि बनी थी कि पूर्वांचल एक पिछड़ा इलाका है और यहाँ सिर्फ बाहुबली राज करते हैं। यहाँ पर अगर किसी का विकास होता था तो बाहुबलियों का विकास होता था। ये कुछ चीजें बदलाव दिखता है राष्ट्रीय स्तर पर। मैं फिर कह रहा हूं, जनता क्या सोचती है इंपॉर्टेंट वो है,
ये वो शहर है जिसने 1-2 नहीं बल्कि 8 भारत रत्न दिए हैं। एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए इस काशी के लिए, क्योंकि दुनिया ये नहीं जानती। हम काशी को बाकी चीजों से जानते हैं, लेकिन आप सोचिए काशी की महत्ता क्या है। 8 भारत रत्न जो है इस अकेले शहर ने देश को दिए हैं। तो जो नगरी जो है भारत रत्न देती है, वो रत्नों से को जन्म देने वाली धरती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। लेकिन गुप्ता जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर काशी की बात करूं, आप तो चुनाव से पहले ही यहां हार मान चुके हैं। मैं आपकी बात बताऊं, यहां पर मैं इंडिया अलायंस की बात करूंगा, क्योंकि आपके नेताजी कहते हैं हम वैसे तो यूपी में 89 सीट जीतेंगे, एक सीट छोड़ करके कहते हैं, और वो एक सीट ही है। 89 नहीं, 79 हाँ, सॉरी माफ कीजिएगा, 79। हाँ, काशी की विरासत। तो एक सीट तो आप हार ही रहे हैं, मतलब आपने मान लिया है। अब ये देखिए, ये आपका अलायंस भी बड़ा जबरदस्त है। आपका अलायंस भी बड़ा जबरदस्त है। जब पिछली बार, सर एक मिनट मेरा सवाल, जब पिछली बार आप लड़ रहे थे तब तो आप कहते थे कि यहाँ मोदी जी को हराएंगे। इस बार जब कांग्रेस को सीट दे दी तो आप खुलकर कह रहे हैं कि यहाँ तो जीतेंगे ही नहीं। नहीं, हम क्या कहें कि हम हार रहे हैं? आपने कहा, ऐसा कोई कहता है राजनीतिक तो आपने कहा एक सीट छोड़, कई लाख से भाजपा हारती है। सर आपने कहा एक सीट छोड़कर। सर, भारतीय जनता पार्टी वह पार्टी है, अपने को कहते हैं एनडीए अलायंस, और हमको इंडिया कहने में उनको शर्म आती, इंडिया शब्द से शर्म आती है उनको, और भाजपा वालों को एनडीए अलायंस बोलते हैं। एनडीए अलायंस क्या है? जब आप एनडीए अलायंस है तो हम भी इंडिया अलायंस है। और रही बात काशी की विरासत, इंडिया अलायंस नहीं होगा, क्योंकि अलायंस फिर उसमें 2 बार आ जाएगा। आप इंडिया नहीं, यहाँ एनडीए अलायंस बोलना चाहिए, नॉट एनडीए अलायंस। अच्छा ठीक है, आपका अलायंस हमारी अपनी नहीं है। ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए है। फिर एनडीए अलायंस क्यों कहते हैं? एनडीए गठबंधन क्यों कहते हैं? हमारे को इंडिया कहने में शर्म आती है। और मैं कह रहा हूं, काशी की विरासत, यहाँ जो है शहनाई वादक से लेकर, यहाँ तबला वादक से लेकर, यहाँ राजन साजन मिश्र से लेकर, यहाँ गिरजा देवी से लेकर, किसी भी प्रकार के कला और संस्कृति बनारस एक धरोहर रही है और पूरे विश्व में इसकी पहचान रही है। यहाँ शहनाई वादक संसद में जाके शहनाई बजाए और उनको भारत रत्न मिला है। यहाँ पर पहले से ये घाट का भी नाम खिड़किया घाट है। भैया ने बताया कि इसका नाम भैंसासुर घाट है, शायद याद नहीं है उनको। ये जिस घाट पर हम लोग खड़े हैं इसका नाम खिड़किया घाट है। हाथ ऐसे करके नमो घाट कर दिए। ये कौन सी संस्कृति है? आप बनारस के संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। और यहाँ बनारस की गलियां, उसका सारा स्वरूप बिगाड़ा जा रहा है। यहाँ की जो खूबसूरती है, जो यहाँ का अल्हड़पन है, जो यहाँ का बेबाक बोलने की वो है, और यहाँ का कल्चर है, यहाँ का एक दूसरे का सम्मान है। यहाँ सर 4-4, 5-5 यूनिवर्सिटी है, सर्व विद्या की राजधानी है, सांस्कृतिक राजधानी है। यहाँ पर वेद वेदांत वो तो बनारस के बारे में जो आप कह रहे हैं उससे कोई असर, चारों में से आप सर आप कह रहे हैं चारों में से कौन असहमत होगा? यहाँ पे कौन असहमत होगा? मैंने ये कहा कि आप अजय राय जी को हरवा क्यों रहे हैं? अरे हम कहाँ हरा रहे हैं कि एक सीट तो हम हारेंगे? अरे वो नहीं कहा कि हारेंगे, उन्होंने कहा लड़ाई है, लड़ाई है, लड़ाई है, लड़ाई है। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी पिछली बार 4,75,000 वोट से जीते थे, 4,80,000 लगभग, 4,75,000 समथिंग वोट है। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, 5,000 कोई बात नहीं। गंगा पुत्र अजय राय है कि गंगा पुत्र प्रधानमंत्री है, यही आज साबित हो जाए। हम गंगा की गोद में पैदा हुए, यही हमने नहाया, यही का पानी पिए, हम इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। और कोई बाहर से आके कहे हम गंगा के पुत्र हैं। सर बाहर से का कॉन्सेप्ट, सर बाहर से का कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि ये पूरा देश अगर गंगा पुत्र खुद को कहे तो उसमें किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए? सबको कहना चाहिए, विशेष व्यक्ति के लिए गंगा पुत्र, गंगा पुत्र। अगर भाई अगर सुनिए ना, मैं तो ये कह रहा हूँ ना, अगर वो वहां से आकर खुद को गंगा पुत्र और सर मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, मेरा सवाल तो ले लीजिए। अगर गुजरात से आकर यहां पर कह रहे हैं कि मैं गंगा पुत्र हूं, तो ये उनका बड़प्पन है। आप अखिलेश यादव जी भी कहते हैं मैं गंगा पुत्र हूं, वो क्यों नहीं कहते? आपने कहा पूरा देश है। अरे अखिलेश जी क्यों नहीं कहते? गंगा में आके नहाए। अरे तो अखिलेश जी क्यों नहीं कहते? अखिलेश के आने पर तो मंदिर धोया जाता है, मानसिकता धोइए। अखिलेश जी ने कब कहा? अखिलेश जी ने कब कहा मैं गंगा पुत्र हूं? मैं कह रहा हूं सर मेरा सिर्फ एक वो है, मैं कह रहा हूं कि गंगा पुत्र कोई अरे सुनिए तो सर,
कोई रजिस्टर थोड़ी हो गया। मैं तो कहता हूं अखिलेश जी भी आए, बहन मायावती भी आए, कह दे मैं गंगा पुत्री हूं, अखिलेश जी आए क्या गंगा पुत्र हो, हम सब गंगा पुत्र हैं, क्या दिक्कत है उसमें? उसमें तो तालियां होनी चाहिए, उसमें तो तालियां होनी चाहिए। हम सब महादेव की नगरी के हैं, हम सब गंगा पुत्र हैं। बोलो हर हर महादेव। त्रिकंटक त्रिशूल पर बसी ये काशी समय से परे है और समय समय पर देश के महान लोगों ने, रानी अहिल्याबाई होलकर बनारस की रहने वाली नहीं थी जिन्होंने आकर यहां पर बाबा विश्वनाथ का मंदिर बनाया, राजा रणजीत सिंह जिन्होंने स्वर्ण का छत्र चढ़ाया वो काशी के नहीं थे, आदि जगत गुरु शंकराचार्य जिन्होंने यहां से दिग्विजय किया वो काशी के नहीं थे। प्रधानमंत्री मोदी जी आज गुजरात से चल करके काशी पर आए हैं और जो ये पूरी घाटों की श्रृंखला दिखाई देती है वो काशी के लोगों ने नहीं बनाई थी, पूरे देश के लोगों ने मिलकर के बनाई थी। और ये काशी समय से परे है, अविनाशी इसीलिए है क्योंकि दुनिया में विनाश हो सकता है, काशी का विनाश नहीं हो सकता। लेकिन कांग्रेस और सपाइयों ने काशी का विनाश करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा, अपराध की राजधानी बना करके रखा था, इसको कैपिटल ऑफ क्रिमिनल्स बना दिया था। और यहाँ पर कोई ऐसा शूटर नहीं था जो यहाँ से नेपाल, थाईलैंड और मुंबई न होता हो और उसके तार कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी से न जुड़ते हो, उसका संरक्षण कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी न करती हो। आज जीरो टॉलरेंस की नीति ने पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने और प्रधानमंत्री मोदी जी के चलती हुई डबल इंजन की सरकार ने औकात में ला दिया है इन अपराधियों को, माफियाओं को। और आज काशी सुंदर हो गई है, संवर गई है और पूरे दुनिया के लिए आकर्षण बनी हुई है। चलिए मैं एक ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद जनता के पास आऊंगा, जनता बताएगी काशी के बारे में बाकी। लेकिन एक दिलचस्प चीज मैंने यहाँ देखी जो अब तक मैंने उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं देखी, और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ सपा और बसपा वाले जो है एक दूसरे के लिए तालियां बजा रहे हैं, एक दूसरे को पंप कर रहे हैं। तो अगर ऐसी गलबैयां चलती रहे तो मुझे लगता है विपक्ष शायद और मजबूत होता, लेकिन जो यहां पर दिख रहा है वो देश भर में नहीं दिखा। बहरहाल ये दोस्ती बनी रहे। मैं तो कहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी मेरे साथ जो इंटरव्यू किया था, प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी, मुझे लगता है हम सबको वो माननी चाहिए। उन्होंने कहा चुनाव हो जाए 1 तारीख के बाद, जिसने जो कहा उसके बाद हम सब मिलकर रहें, प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। हमारा देश है और हम सब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े लोग हो सकते हैं, लेकिन इस देश के व्यक्ति हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है सबको मिलकर प्यार से रहना चाहिए। और मैं उम्मीद करूंगा आप भी जो सवाल करेंगे हमारे नेताओं से, प्यार से करेंगे, शालीनता से करेंगे, अच्छे सवाल करेंगे। इस ब्रेक के बाद मैं आ रहा हूं और उस ब्रेक के बाद जनता के सवाल होंगे और नेताओं के जवाब होंगे। जोरदार तालियां एक बार फिर से। मैं लौट रहा हूं इस छोटे से ब्रेक के बाद। आतंकवाद, नक्सलवाद पर होता रहेगा कड़ा प्रहार, ये है मोदी की गारंटी। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे? 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का, वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। तो जनवाड़ी आप देख रहे हैं, इस वक्त हम काशी में है, महादेव की नगरी में है और उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर जहां 1 जून के लिए मतदान होगा, और उन 13 सीटों की बात कर रहे हैं जिनमें सबसे खास सीट, देश की सबसे खास सीट जिसमें वाराणसी
काशी लोकसभा सीट भी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा सीट है। और हम काशी में, तो मैं सिर्फ ये बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में सबसे पहले यहां आए थे, और जब 2014 में आए थे तो दिल्ली से अरविंद केजरीवाल आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने, और अरविंद केजरीवाल करीब करीब 3,70,000 वोटों से हार कर यहां से दिल्ली वापस चले गए। उस समय भी अजय राय खड़े हुए थे, तीसरे नंबर पर थे। दूसरी बार 2019 में जब चुनाव हुआ तो शालिनी यादव समाजवादी पार्टी की, वो दूसरे नंबर पर रही। प्रधानमंत्री का जीत का मार्जिन बढ़ गया करीब 4,80,000, और शालिनी यादव दूसरे नंबर पे थी, और एक बार फिर से तीसरे नंबर पर अजय राय चले गए। वही अजय राय जिन्होंने 2019 में यह कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 20 फीट जमीन के नीचे गाड़ देंगे, लेकिन हुआ क्या, जनता ने उन्हें तीसरे नंबर पर धकेल दिया। इस बार अजय राय ये कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोशिश ये है कि वो समाजवादी पार्टी और एक अलायंस के साथ मिलकर लड़ेंगे तो शायद वो टक्कर दे पाएं। ये उनकी कुल मिलाकर जो है रणनीति है। हालांकि इससे पहले उन्होंने दावा यह भी किया था कि प्रियंका गांधी वाड्रा यहां से आएंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला करेंगी, लेकिन दीदी आई नहीं और अजय राय को खुद यहां से चुनाव लड़ना पड़ रहा है। तीसरी बार देखते हैं क्या नतीजा। लेकिन मैं जनता के सवाल लेता हूं, जनता क्या सोचती है यहां पर। जी इधर से दीजिए। हाँ, मैं इंद्रभूषण कुशवाहा वाराणसी का मतदाता हूं, और इनके राहुल गांधी कहते हैं कि हम भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन वो भारत जोड़ो यात्रा उस समय कहा था, राहुल गांधी का वो विचारधारा कहा था जब दिल्ली में नारे लग रहे थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह। उस समय राहुल गांधी के विचारधारा कहाँ थे? पहला सवाल। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि ये कहते हैं कि हम जातिगत जनगणना करेंगे, लेकिन जब अभी 4 दिन पहले राहुल गांधी ने कहा कि हम जब सत्ता में थे तो हमारी सरकार में भी जो ओबीसी समाज के लोग थे, SC/ST समाज के लोग थे, उनके साथ भेदभाव किया गया है। और आप ऐसे व्यक्ति का समर्थन वाराणसी में कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, इस पे आपका क्या विचारधारा है? मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं। समाजवादी के जितने भी क्रियाकलाप है, विकास है, जो भी है, हम उसके जवाबदेह हैं। हम राहुल गांधी के नहीं है। मैंने इनसे पूछा कि आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को क्यों नहीं बुलाया। रही बात, डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली पुलिस आपके हाथ में है। अगर टुकड़े गैंग अगर के बोला उन्होंने तो उनको जेल में क्यों नहीं डाला? आज वही दिल्ली से चुनाव लड़ रहा है और आपको जीत कर दिखाएगा। दूसरी बात सर, एक बात और। अच्छा, मतलब आप चाहते हैं कन्हैया कुमार जीते, जिन्होंने नारे जिनके ऊपर आरोप है? हम नहीं चाहते, जनता अभी आपने कहा अभी आपने कहा कि आप ये रिंकिया का पापा नहीं जीतेगा। आप कन्हैया कुमार की जीतने का आप कन्हैया कुमार सर, वही तो ये ड्रामेबाज झूठ बोलने वाले। यादव जी मेरा ये सवाल है, यादव जी सुनिए, यादव जी आप उनके ट्रैप में फंस गए। उन्होंने यही तो सवाल किया था। आप कह रहे हैं कि आप कांग्रेस का अलग मत है, और आप कह रहे हैं जिस आदमी के ऊपर आरोप है कि जिस आदमी ने भारत तेरे टुकड़े होंगे, और मैं आपको बता दूं, ये जो आप एक मिनट सुन लीजिए, अपनी बात पूरी कर लूं, उसके बाद आपको मौका दूंगा। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं, जो आप कह रहे हैं ना कि आरोप सिद्ध नहीं हुआ, वो जो फाइलें थी वो अरविंद केजरीवाल जी ने फाइलें महीनों तक दबा कर रखी दिल्ली में, इसलिए जो है कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा टाइम से शुरू नहीं हो पाया। दिल्ली पुलिस किसके हाथ में है सर? एक मिनट सर, दिल्ली पुलिस अमित शाह जी के हाथ में है। अब मैं अगले सवाल के लिए आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक बात यादव जी दुरुस्त कर दूं। दिल्ली पुलिस जो है वो जरूर गृह मंत्रालय के अंडर में है, लेकिन दिल्ली में जो कानूनी प्रक्रिया होती है वो मुख्यमंत्री से हस्ताक्षर से शुरू होती है। दिल्ली पुलिस जो है खुद से कोर्ट में जाकर दाखिल नहीं कर सकती। एक मिनट, दूसरा मेरा सबमिशन है जो मैं जानता हूं वो ये कि देखिए, एक बात याद रखिए, हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो सकते हैं। ये जिन्होंने आप कन्हैया कुमार का सवाल उठाया, आप कह रहे हैं कि नारे उन्होंने लगाए नहीं लगाए, लेकिन उन्हीं कन्हैया कुमार के वीडियो आज वायरल हैं जिसमें वो भारतीय सेना को बलात्कारी कह रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि भारत की सेना कश्मीर में बलात्कार करती है। ये तो वीडियो पर है। और दूसरी बात, एक और चीज बता दूं, आतंकवादी अफजल गुरु के लिए जेएनयू में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उस कार्यक्रम की चिट्ठी पर दस्तखत। एक मिनट सर, क्योंकि सवाल उठा इसलिए मैं बता रहा हूं। उस चिट्ठी पे दस्तखत कन्हैया कुमार के थे, क्योंकि वो उस वक्त जेएनयू के
प्रेसिडेंट थे, ये नहीं भूलना चाहिए। हमेशा सवाल सत्ता पक्ष से होती है तो हमारी भी सवाल सत्ता पक्ष से होगी और होनी भी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हम मतदान नहीं करते, हम मताधिकार का प्रयोग करते हैं। उस अधिकार के बदले हमें हमारी अधिकार मिलनी चाहिए। मैं एक छात्र हूं। अभी हमने देश के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी को कहते हुए सुना कि हमारे पास पैसे नहीं है, मैं चुनाव नहीं लड़ सकती। और जगन्नाथपुरी की कांग्रेस की जो महंती मैम थी, उन्होंने भी अपना टिकट लौटा दिया, मेरे पास पैसा नहीं है। तो वर्तमान समय में भारतीय राजनीति में पूंजीवाद और परिवारवाद हावी हो गया है। और मैं ध्यानाकृष्ट करना चाहूंगा सत्ता पक्ष से और अन्य भी दल के लोगों से कि आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1997 से अर्थात 27 वर्षों से छात्र संघ बंद है। आज वही छात्र संघ की देन है जो कश्मीर के गवर्नर महेंद्र सिंह मनोज सिन्हा जी बने हुए हैं, महेंद्र नाथ पांडे हैं, ये तमाम चेहरे हुए हैं। तो क्या इस गरीब, यदि परिवारवाद और पूंजीवाद का यदि कोई विकल्प हो सकता है तो वो छात्र संघ हो सकता है और इसकी शुरुआत होनी चाहिए। मैं छात्र संघ को लेकर सर आपसे सवाल कर दूं, आप अगर जवाब दे दे फिर दूसरा जहां रिस्पॉन्ड किया, दोनों चीजों पर रिस्पॉन्ड करेंगे। जहां तक छात्र संघ की बात आती है कि छात्र संघ होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मैं भी उसी परंपरा से जुड़ा हूं, वहीं से काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ा हूं। छात्र संघ की जो प्रक्रिया है वो विधिवत, छात्र संघ कैसे होना चाहिए उसकी एक लिंग 2 के आयोग के आधार पर गठित है। वह प्रक्रिया आज भी है। वह लोग जो चुनाव होते हैं वही कह रहे थे, चुनाव नहीं होते शायद ना, वो कह रहे चुनाव नहीं। मैं बता रहा हूं चुनाव, वही चुनाव की प्रक्रिया है जो लिंग 2 आयोग ने कमेटी गठित किया। उसमें जो टॉपर विद्यार्थी है, वो जो क्लास में नंबर 1 होगा, वो पहला अपना कक्षा प्रतिनिधि है, फिर संकाय प्रतिनिधि है, वो प्रतिनिधि फिर एक अपना अध्यक्ष सचिव चुनता है। तो हमने बस केवल प्रक्रिया बदली हुई समझते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि अध्ययन, अध्यापन और शोध के लिए वो ज्यादा आवश्यक है, न कि राजनीतिक। जो परिवर्तन हुआ लिंग 2 कमेटी की जो सिफारिशें थी उसके आधार पर। चलिए सर आप रिस्पॉन्ड कीजिए गौरव जी। देखिए, ये बात सही है कि छात्र संघ से एक महान नेता इस देश में पैदा हुए हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। यहाँ पर आदरणीय देवानंद जी बैठे हुए हैं, उसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं। लेकिन उस समय जो छात्र संघ होता था उसका क्या चरित्र होता था उसको भी समझने की आवश्यकता है। साइंडाई होते थे, कमरों में कट्टे बरामद होते थे, स्टेन गन से सेंट्रल ऑफिस तक गोलियां चलती थीं और हजारों छात्र उस आवेग में अपना करियर गंवा बैठते थे। लेकिन छात्र संघ होना चाहिए। एक स्वस्थ राजनीतिक निकलने के लिए छात्र संघ का होना आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी इसके साथ इत्तेफाक रखती है और उसके लिए कमिटेड है, लेकिन उसका स्वस्थ चरित्र भी होना चाहिए। उसको निर्धारित करने के बाद ही छात्र संघ अस्तित्व में आए, ऐसा हमारा मानना है। परिवारवाद के विरुद्ध तो हमारी पार्टी सतत लड़ ही रही है और विपक्ष में पूरा परिवारवाद अपने अपने बच्चों के लिए ही लड़ रहा है। लेकिन पूंजीवाद की जहां तक बात है, ये भारतीय जनता पार्टी की चली हुई 10 वर्ष की सरकार है। चाहे आप सदन का डेटा उठा करके देख लीजिए या पद्म पुरस्कारों का डेटा उठा करके देख लीजिए, जो समाज का सबसे पिछड़े पायदान पर खड़ा व्यक्ति है वो भी सदन में पहुंचा है, बिना पैसे के पहुंचा है। और जो सबसे पिछड़े, जिसको कोई पूछने वाला नहीं था, उसको भी पद्मश्री, पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे अवार्ड मिले हैं इसी सरकार में पिछले 10 वर्ष। और मुझे अब जनता को मौका देना, मुझे एक और ब्रेक लेना है, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा लोगों का सवाल लेने की कोशिश करूंगा ब्रेक के बाद। आप बने रहिए, क्योंकि ये चुनाव जो है जनता से जुड़ा चुनाव होता है, तो जनता अपनी बात कहेगी तो बहुत अच्छा। इस ब्रेक के बाद मैं लौट रहा हूं जी। आतंकवाद, नक्सलवाद पर होता रहेगा कड़ा प्रहार, ये है मोदी की गारंटी। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से
क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे? 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का, वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। एक बार फिर से आपका स्वागत है जनवाणी में। और जनवाणी में इस वक्त हम मौजूद हैं काशी में, महादेव की नगरी काशी में, जहां पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो आखिरी चरण में 13 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाने हैं, जिनमें काशी, गोरखपुर जैसी कह सकते हैं हाई प्रोफाइल सीटें भी हैं। तो हम काशी में हैं, यहाँ के लोगों की राय ले रहे हैं। हमारे साथ तमाम नेता यहाँ मौजूद है। जल्दी से कुछ और सवाल यहाँ पर। मेरा सवाल गौरव मिश्रा जी से है। गौरव मिश्रा जी अपने प्रधानमंत्री जी से एक कहना चाहेंगे, नौजवानों को कब रोजगार मिलेगा 2 करोड़? आइए बताएंगे महंगाई या शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में क्या काम कर रहे हैं। छात्र संघ के मामले में सर ने कहा तो मैं छात्र परिषद का सदस्य भी रहा हूं, उसमें कुछ खामियां हैं, परिवर्तन करने के बाद शायद आए। उस छात्र परिषद का जो अध्यक्ष होता था वो प्रोफेसर होता था सर, ये तो पहले ठीक बात नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट का वो है, यूनियन हो या काउंसिल हो, तो उसका अध्यक्ष भी विद्यार्थी होना चाहिए। उस पर सर आपकी सहमति और राय मिलनी चाहिए। दूसरी सर ने कहा कि राष्ट्रीय सेवक संघ के लोग जो हैं वो गुंडे होते हैं सर। मैं एक बात बता रहा हूं सर, आदरणीय चंद्रशेखर जी ने की एक कोट है सर, उसको याद रखिएगा। उसमें उन्होंने कहा था कि संघ के लोग बड़े संयमित लोग हैं, और मुझे में लगता है कि समाजवादी सरकार में एक डिस्ट्रिक्ट में एक गुंडे होते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर मेरा सत्ताधारी पार्टी से सवाल है सर, जो पेपर लीक हो रहे हैं उसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? आप लोग क्यों नहीं कड़े स्टेप बनाते जिससे कि पेपर लीक रुक जाए? बच्चे पेपर देकर के आते हैं, घर पहुंचते पता चलता है पेपर आउट हो गया। हम लोग इतना प्रिपरेशन करते थे, मेहनत लगती है, आने जाने का खर्चा, हर चीज कैसे हम लोग वहन करते हैं, हम लोग जानते हैं, पेरेंट्स जानते हैं। इसके ऊपर जो है कड़े स्टेप लिए जाए। इन्होंने कहते हैं कि विकास नहीं हुआ, अब तो इंसान में विकास हो गया। जो गुंडे मवाली सड़क पे खड़े होकर छिनेती करते रहे, वो नौकरी करने लगे, बड़े बड़े माफिया खेतों में जाके खेती बाड़ी करने लगे। अब तो इंसान में विकास हो गया। आप ये कहते हैं विकास नहीं हुआ? 40 साल की उम्र में हमने इतना विकास होते हुए पहले कभी नहीं देखा जितना कि हमने मोदी सरकार में देखा है। इसी पूर्वांचल को जो है हमने मोदी सरकार में विकसित होते हुए देखा है। पहले यहाँ हमेशा गुंडाराज, मारपीट, हर चीजें होती। मैं ये विकास की जो बात कर रहे हैं सर, लेकिन इसमें रेलगाड़ी चलती है, एक बोगी में 80 सीट की बोगी होती है, लेकिन उसमें 150-200 आदमी डेली जाता है। उसमें क्यों चालान नहीं होता है? जो हम लोग बाइक चलाते हैं उसमें 3 आदमी बैठा तो उसमें क्या है, चालान होता है। ऐसा क्यों है? ये सरकार इस पे क्यों नहीं आंदोलन करती है? बनारस में कुछ बदलाव हुआ है? और सर क्या बदलाव आप देखती हैं? सर हम लोगों को बहुत सुविधाएं मिली, हम लोगों को तो है 150 में 3 कह रही है हम लोगों को सुविधाएं। बदलाव, 1 मिनट रुकिए, बदलाव हुआ है, सुविधाएं मिली, आप क्या कहती हैं? ठीक है सर, हम लोगों को भी सुविधा मिली है, हम लोगों को भी सुविधा मिली है। ओके, तो महिलाएं यहाँ पर कह रही हैं हम लोगों को सुविधाएं मिली, आप बताओ। सर मेरा सवाल सपा के लोगों से है, जो लोग कहते हैं, पहली बात तो महंगाई का जो लोग रोना रोते हैं, 2004 में मात्र 31 रुपए पेट्रोल था। 2014 में जब माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार जा रही थी उस समय 71 रुपए था, जो कि हुआ 115% का इंक्रीमेंट। आज वो 71 से मात्र 95-96 रुपया हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं माना जाएगा। और दूसरी बात, मैं सपा सरकार से पूछता हूँ कि 2012 से पहले कितना गुंडाराज था। हमारे बनारस की लड़की मैं बता रहा हूँ 8 बजे के बाद नहीं निकल पाती थी। आज योगी जी आए हैं 2017 के बाद से एकदम गुंडाराज पे काबू करके बैठे हैं और कायम है। ओके चलिए, आज महंगाई सीमा चढ़ रही है। मनमोहन की सरकार में 400 रुपये कुछ, आज 1100 रुपये का, 900 रुपये का आज है, आज 24 चल रहा है, फिर भी महंगाई बढ़ रही है। मुझे लगता है जनता के सवाल हो गए, अब एक एक करके जवाब देते हैं नागेंद्र जी से। महंगाई के दृष्टि पर जब हम बात करते हैं तो अपने इनकम पर भी जाना चाहिए। हम उस इनकम को हमेशा लिप पोत कर देते हैं। घर में सिलेंडर महंगा है, लेकिन सिलेंडर से जो आय लेने वाले हैं उनका तो हम जिक्र ही नहीं करते कि हमारे घर की आय क्या है। हम ये नहीं बताते कि हम लाख रुपया ला रहे हैं।
1000 सिलेंडर की बात सब करने लग रहे हैं। हमने 7वां वेतन आयोग ले लिया और हम सब्सिडी भी चाहते हैं। हम क्लास 1 के ऑफिसर हैं, हम सब्सिडी चाहते हैं। तो महंगाई का पैमाना ऐसे नहीं आंकना चाहिए। महंगाई आप उस समय मांगिए जब सिलेंडर किसी के हाथ में नहीं था। आखिर वो सिलेंडर लोगों तक गया, उस झोपड़ी तक पहुंचा तो कैसे पहुंचा? इसी से पहुंचा कि हम जब सब्सिडी ले रहे थे, उस सब्सिडी को छोड़ने के बाद वो सिलेंडर गया उनके पास। रहा सवाल कि हम जब महंगाई को देखते हैं तो महंगाई उस अनुपात में 2012 से ले 2014 के पूर्व यदि हम देखते हैं, चाहे वो पेट्रोल से लेकर अनुमान लगा ले, तो हम 2004 जब अटल की गवर्नमेंट रही होगी तो उसमें 36 रुपया पेट्रोल हुआ करता था और वह पेट्रोल 76 रुपये जब मनमोहन सिंह गए थे। आज हम पेट्रोल 90 रुपया पा रहे हैं, तो 22 रुपया का 10 इस वर्षों में इंक्रीज पाते हैं। यह बात हम जनता के सामने नहीं रखते हैं। यह भी रखना चाहिए कि महंगाई कहाँ। ओके, चलिए गुप्ता जी, अब आपकी बारी, अब आप अपनी बात रखें। हमारे अमेठी के एक सांसद हुआ करती रहे, वो कहती रही 13 रुपए किलो आप हमें जिता दीजिए तो 13 रुपए किलो का चीनी देंगे और 350 का सिलेंडर देंगे। आज वो बुनकर महिला जो कह रही थी, आज गुजरात से आया हुआ माल बनारस के बुनकर भुखमरी के किनारे पे है, वो अपना खून बेचने के लिए मजबूर है, वो टोटो चलाने के लिए मजबूर है। प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है ये, उन्होंने कितना बुनकरों के लिए किया। जो उनका 150 रुपए लूम में चलता रहा, आज उनको 1100 रुपए दिया जा रहा है एक लूम पे। ये हमारे बुनकरों का विकास है। यह विकास हुआ है बनारस में। गुप्ता जी, ये हाउस टैक्स, गुप्ता जी, एक जिसका हाउस टैक्स 500 आता रहा, उसका 15,000 आ रहा है, वो कैसे भरेगा? या वो बेच के जाए गाँव में? 8,000 10,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति 1200 रुपए का सिलेंडर लेगा। अब मेरा गुप्ता जी आपसे एक जेन्युइन सवाल है। आप जो कह रहे हैं मुद्दे, वो ठीक है, जनता के मुद्दे हैं, आप जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस भी यही मुद्दे उठाते हैं। तो जब आप लोग एक ही लाइन पर हैं, तब आप लोग क्यों वैचारिक रूप से, आपको भी गठबंधन का हिस्सा नहीं होना चाहिए? तो शायद आप लोगों की लड़ाई और मजबूत होती। सर ऐसा है ना, ये बड़े नेताओं का जो चीज है वो समझेंगे। यहाँ मैं जनता से जुड़ा सवाल कर रहा हूँ। आज बुनकर यहाँ पे सूरत से आया हुआ माल यहाँ सस्ता बिक रहा है, यहाँ का माल लोग बुनकर यहाँ से सूरत और गुजरात छोड़ के यहाँ जा रहा है। यहाँ पे वो टोटो चलाने के लिए मजबूर है क्योंकि उसको खून बेचना पड़ रहा है। उसको एक टाइम का रोटी मिल रहा है, दूसरे टाइम का नहीं मिल रहा है। यही विकास है, यही बनारस का विकास है। यादव जी, आपने कहा विकास हुआ है और मैं गोरखपुर की चर्चा करना चाहता हूँ। मेरे 1 लाख लोग गोरखपुर रहते हैं, हर 2 महीने में जाता हूँ। आज भी पूरा सीवर लाइन बजा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने आज 7 साल हो गया, अगर सीवर लाइन अंडरग्राउंड कर दिया होता, आज बनारस में कहीं भी आपको सीवर बजाता नहीं मिलेगा। बहुत सदियों से मेरी रिश्तेदारी है, हम लोग वहां जाते हैं तो रुमाल दबा के आते जाते हैं। ये मुख्यमंत्री जी का विकास है। ओके यादव जी, ये सरकार लीकेज की सरकार है। अब तक उत्तर प्रदेश में 14 प्रकार की परीक्षाएं हुई और सभी में लीकेज हो गई। सभी परीक्षाएं लीकेज हैं। ये युवा कहां जाएंगे? इनकी उम्र बीती जा रही है, इनकी शादी नहीं हो रही है। बनारस को उन्होंने क्वेटो बनाने के लिए कहा था। क्वेटो का शहर तो नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने टोटो का शहर बना दिया, मजदूरों का शहर बना दिया। और उन्होंने कहा था कि बनारस को मैं स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। बस बनारस को स्मार्ट सिटी तो उन्होंने नहीं बनाए। सर 1 मिनट, लेकिन एक भी नाला कोई माइकलाल भाजपा का बता दे यहाँ का जनता कि सीवर गिरने वाला, जहां प्रधानमंत्री जी 80 पर फरसा चलाए थे, आज करोड़ों लीटर बजबजाती हुई सीवर गंगा नदी में गिर रहा है। गंगा का पानी काला हो गया है। गौरव जी आपका आखिरी कमेंट। बहन ने प्रश्न पूछा था अशोक जी हमसे पेपर लीक के मामले में, तो आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में एक वर्ग विशेष, जाति विशेष, बल्कि ये कह लीजिए कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की सरकार चलती थी, उसके जो पार्टनर होते थे इनके कार्यकर्ता, खतौनी लाओ, मान्यता पाओ और उस पर महाविद्यालय बनाओ, नर्सिंग कॉलेज बनाओ, तमाम कॉलेज बनाओ और उसके बाद सरकारी वजीफे से सरकारी जो सब्सिडीज जाती है तो आप बिल्डिंग बना दो और सर्टिफिकेट और डिग्री बेचने का धंधा करो। तो आज जो रैकेट पकड़ा गया है वो समाजवादी पार्टी का नेता है, उसका लड़का जेल में है जो घर से सचिवालय चलाता था इसी पेपर लीक के मामले में। और पूरा का पूरा नेक्सस अब टूट रहा है, तोड़ रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ये सब सारे लोग जेल में जाएंगे और जो मेधावी छात्र हैं वही सिर्फ हकदार होंगे। नहीं जा सकेंगे। गौरव जी एक मिनट, मेरा एक छोटा सा सवाल है।
बुलडोजर चलेगा जो माफिया जो है ये लीक करता है पेपर लीक। बुलडोजर तो अब रुकेगा ही नहीं। बुलडोजर तो दुनिया के दूसरे देशों में चलना शुरू हो गया। दूसरे देशों ने इसका अनुसरण कर लिया। तो बुलडोजर तो विकास का, समता का, न्याय का प्रतीक हो गया। जो बाकी सवाल आए थे जल्दी से उनका जवाब दे दीजिए और बाकी सवाल थे। रोजगार पर भी अब केवल डिग्री धारक जिनके सरकार में हुआ बता रहे मुद्रा योजना में अकेले 50 करोड़ लोग बचे हैं। 10% लोग ही सरकारी नौकरियों में हैं और बाकी प्राइवेट सेक्टर में हैं। आज सबसे ज्यादा स्टार्टअप अगर कहीं है दुनिया में, सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप कंट्री है तो वो भारत है। भारत में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न बने हैं। ये सब रोजगार के ही प्रतीक है। और 50 करोड़ लोग जब मुद्रा लोन लेते हैं तो अपने रोजगार में ही लगाते हैं, उससे रोजगार ही सृजन होता है। और अकेले उत्तर प्रदेश की मैं बात करना चाहता हूँ। अशोक जी एक सेकंड लेंगे हम। उत्तर प्रदेश में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के आधार पर जो 18 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट जमीन पर उतरे हैं, उससे 34 लाख रोजगार सृजन हुए हैं। उत्तर प्रदेश में युवाओं ने रोजगार प्राप्त किया है और लगातार अनवरत ये जारी है। चलिए आज काशी से सिर्फ इतना ही जनवाणी में। और एक बार फिर जो मैं फिर कह रहा हूं, 1 तारीख को अपील जरूर करूंगा कि वोट जरूर दें, क्योंकि वोट आपकी ताकत है। यहां पर कितने भी आप सवाल कर लें, लेकिन जमीन पर बदलाव तब तक नहीं आएगा जब तक आप वोट नहीं देंगे। तो अपना वोट जरूर डालें, भले ही आपको जो भी पार्टी पसंद हो उसके पक्ष में डालें। आज के लिए जनवाणी में काशी से इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। हर हर महादेव। नमस्कार।